दिल्ली का सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। आज यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा था, बल्कि कला उत्सव पुरस्कार समारोह में जाने माने कलाकारों, उत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री और उत्कृष्ट नाटकों को पुरस्कृत किया जाना था। मैं भी कई वर्षों से इस समारोह में प्रतिभाग करने के लिए तैयार हो रहा था, पर आ नहीं पा रहा था। इस बार अपने लेखक दोस्त सुशील से चलने को कहा तो उसने चलने की हामी भर दी। जिन कलाकारों को सिनेमा या टीवी में देखते हैं, उन्हें देखना, सुनना और उनका उद्बोधन इतना अच्छा लग रहा था मानो बहुत बड़ी पूंजी मिल गई हो। मेरा दोस्त बोला, यार मनीष, तू मुझे बहुत सही जगह ले आया है। मैं तो कह ही रहा था कि अपन दिल्ली से कितनी दूर रहते हैं। अब 55 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रंगमंच की बारीकियां भी सीखी जाए, और इन सब के लिए दिल्ली से बढ़िया कोई जगह नहीं है। मनीष, मैंने यही अखबार में पढ़ा था, आज मैंने अखबार में पढ़ा था, इसी ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से में लोक कला संस्थान की ओर से चितेरी चिड़कलिया कला प्रदर्शनी है। चल सुशील, चलते हैं। आज का दिन कला के नाम। धन्यवाद सुशील, कितनी अच्छी जगह तू लाया है मुझे। अगर हम यहाँ ना आते तो कैसे देखते इंदु खंडेलवाल की मैथिली शैली में विवाह की रस्में, रूमिना गर्ग का जेमिनी राय की थीम पर डूडल वर्क, प्राकृतिक सौंदर्य, लैंडस्केप, किरण खत्री के दुर्लभ पक्षियों के जीवंत चित्र। तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ रहकर मौज करेगा मौज। अच्छा भाई, बुढ़ापे में अब कौन मिलेगी, तेरे साथ ही मौज करना है। दोनों दोस्त चुहलबाजी करते हुए जा रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, ए रुको रुको, ये तो किसी महिला की आवाज है। यहाँ कौन जानने वाली पुकार रही है। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो एक सांवली पर तीखे नाक नक्श की औरत, उम्र यही 50 के करीब रही होगी, रुकने का इशारा कर रही थी। मैं और सुशील दोनों एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए उसकी तरफ देखने लगे। मेरी ओर उन्मुख देते हुए बोली, तू मनीष ना। अब मेरे और हैरान होने की बारी थी। ये तो मुझे मेरे नाम से भी जानती है। मैं सोच ही रहा था कि वह फिर बोल पड़ी, तैने मुझे पहचाना? ना, मैंने आपको नहीं पहचाना। याद कर, मैं तेरी पड़ोसन यही दिल्ली में रहती हूँ। वैसे रहती तो कानपुर में हूँ, पर बेटे के पास कभी कदार आ जाती हूँ। सच बताऊं, आज तुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। देख, मैं कहती थी ना कि मैं तुझे पहचान जाऊंगी। वह बाल सुलभ चंचलता से बोले ही जा रही थी। सुशील मेरी ओर देख रहा था कि बुढ़ौती में इसकी कौन सी गर्लफ्रेंड आ गई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, कितनी प्रदर्शनी देखोगी, गाड़ी आ गई है, चलो ना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। उसने झट से कागज में अपना नंबर लिखा और बढ़ा दिया, मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोली, मनीष, याद जरूर करना कि मैं कौन, फिर इस नंबर पर फोन करना। वह तेजी से मुड़कर आवाज लगाने वाले व्यक्ति के साथ बाहर चली गई। मैं अचकचाया सा सोच ही रहा था कि सुशील ने कहा, चल हमें दूर जाना है, भाभी को खबर भी देनी है कि आज से तुझ पर नजर रखे। यार चल, पर यह बड़ी अबूझ पहेली है कि ये तैने कहने वाली कौन मुझे मिल गई। अब मुझे नहीं पता कि तेरी कौन कौन सी दोस्त है और थी। बेटा, बहाने ना बना, आज तो तेरी खबर भाभी लेंगी। मनीष, मैं समझ नहीं पा रहा और तुझे मजाक सूझ रहा है। इसमें समझने की क्या बात है, तेरे पास फोन नंबर है ना, बात कर ले। हाँ है तो सही, फोन करता हूँ। पर ये क्या, ये तो अधूरा नंबर है, इसमें तो केवल 9 ही अंक हैं। शायद जल्दी जल्दी में एक नंबर लिखने से रह गया। अब कुछ नहीं हो सकता, पर उलझन बनी रही। धीरे धीरे बात आई गई हो गई, और कभी कभी सुशील मुझे चिढ़ाता कि तेरी उसका पता लगा। दिन बीतते गए। एक दिन लखनऊ में मुझे और गाजियाबाद, दिल्ली सहित प्रदेश के अन्य शहरों के कुछ लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना था। लखनऊ ठहरा तहजीब पसंद शहर। यहाँ जर्रे जर्रे में नफासत और नजाकत भरी थी। मैं भी अपने दोस्तों के साथ पुरस्कार लेने समारोह स्थल पे गया। मैं पुरस्कार लेकर समारोह से निकला ही था कि वह अचानक फिर सामने आ गई। मनीष, बधाई हो। सुनो भाई। मनीष, बधाई हो, तू इतना बड़ा लेखक बन गया। चाचा जी तो बड़े लेखक थे ही। मैं पुरस्कार पाने के नशे में ही था कि एक अबूझ पहेली फिर मेरे सामने आ गई। ओए तेरी, तो ये तो बाबूजी को भी जानती है। अब तो
पता करके ही रहूंगा कि ये कौन है। 2 लाइन पहले से और पढ़िए प्लीज। ऐसे बोलना है, ये सब समझ। मैं पुरस्कार लेके समारोह स्थल से निकल ही रहा था कि वह अचानक फिर से सामने आ गई। मनीष, बधाई हो, तू इतना बड़ा लेखक बन गया। चाचा जी तो बड़े लेखक थे ही। मैं पुरस्कार पाने के नशे में ही था कि एक अबूझ पहेली फिर मेरे सामने आ गई। ओए तेरी तो, ये बाबूजी को भी जानती है। आज तो पता करके ही रहूंगा ये कौन है। आज वो और भी अधिक सुंदर लग रही थी। गहरा गेहुआ रंग, लंबी चोटी और करीने से पहनी सुंदर साड़ी में वो पुरानी फिल्मों वाली रेखा लग रही थी। वो जो आपने नंबर दिया था शायद एक डिजिट कम था, इसीलिए मैं पता नहीं कर पाया। ए, ये क्या तने आप लगा रखी है? भूल गया जब तू मेरी चोटी खींचता था। अब मैं और असमंजस में पड़ गया। बात बदलने के लिए मैंने कहा कि यहाँ अकादमी का हॉल तो बहुत सुंदर है। सुंदर सुंदर पोस्टरों और चित्रों से सजाया गया है। एक पोस्टर के चित्र को देखते हुए बोली, इसी तरह के पोस्टर से तो कहानी खत्म हो गई थी। देखो, पहेली ना बुझाओ। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं तुमसे कब मिला था। अब मैं आपसे तुम पर आ गया। अरे मैं कल्लो हूँ, कल्लो। कल्लो की गूंज पड़ते ही मुझे अपने गाल में तमाचे की तपिश महसूस हुई। मुझे याद आने लगा, मैं मुश्किल से 7-8 साल का रहा होऊंगा। अपनी ताई जी के पास मुजफ्फरनगर में रहता था। बगल में अरुण कुमार जी का परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों मेरी ही हम उम्र थी, लगभग हम उम्र थी। हम साथ साथ खेलते। मेरी ताई जी के घर में मर्फी का एक रेडियो था। हम बच्चे रोज शाम को बच्चों की कहानियां रेडियो पे सुनते थे। वहीं पर एक पोस्टर कम कैलेंडर टंगा था जिसमें एक प्यारा सा बच्चा बना था। मैं बहुत छोटा होने के कारण ये सोचता था कि ये मेरी फोटो है और सबसे यही कहता कि ताऊ जी ने मेरी फोटो बनवा करके कैलेंडर में टांग दी है। एक दिन ताऊ जी के यहाँ कोई जन्मदिन था, किसी का जन्मदिन था। फोटोग्राफर आया था। मैंने उससे कहा, अंकल जी, आपने जैसे मेरी फोटो खींची है ना, वैसे ही फोटो इसकी भी खींचकर पोस्टर बना के टांग दो। तभी पास में खड़ी उसकी बड़ी बहन बोली, फोटो और इस कल्लो की? मैं बोला, कल्लो क्यों कह रही है इसे? इसका नाम रजनी है, रजनी। तो क्या कहूँ, हूर की परी। देखो ना कितनी काली कलूटी भद्दी सी है। उधर से मेरी ताई जी गुजरी। छोटी रजनी को रोते हुए देखकर मुझसे पूछी, क्या हुआ? मैंने कहा, ये कल्लो मैं कह रही थी। ताई जी ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पे जड़ दिया। किसी को कल्लो कहते हैं? तुझे हमने यही सिखाया है, तुझे यही सिखाया गया। जब मेरी कोई भी गलती नहीं थी और मैं रुआसा हो गया और वो जोर जोर से रो करके चली गई। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं गाजियाबाद बाबूजी के पास आ गया और वो लोग कहीं और दूसरे शहर चले गए। बचपन की बात याद आते ही मन पुलकित हो गया। मैं अचानक बोल पड़ा कि 45 साल से भी ज्यादा समय हो गया, तूने मुझे पहचाना कैसे? पहचानती भला कैसे नहीं? तू बचपन में ही कहता था कि बड़ी बड़ी मूछें रखूंगा मैं। कहानी आगे बढ़ने देते हैं सर। तू मेरा बचपन में बहुत ख्याल रखता था, दीदी की मार से बचाता था। कहते कहते वो बहुत भावुक हो गई। आज मैं पुरस्कार पाने से भी अधिक खुश था कि मेरी बचपन की दोस्त मिल गई। पर तू तो अब गोरी और सुंदर हो गई है। शर्माते हुए बोली, नहीं रे, कल्लो ही हूँ, चल कहीं बैठते हैं। मेरे अंदर सब कुछ जान लेने की ललक थी। वो बोली, मेरे माता पिता दोनों गोरे थे। एक बड़ी बहन थी, वो भी बहुत सुंदर थी। बड़ी बहन होने के बाद मेरे माता पिता को आशा थी कि बेटा होगा, पर मैं हो गई बिल्कुल मरी मरी और काली सी। मेरे होते ही मेरी माँ ने एक नजर देखने के बाद आंखें फेर ली। नाव नाती तेल मालिश करके चली जाती। बड़े होने के साथ मैं कुछ साफ हो रही थी, पर थी तो सांवली ही। मेरी मौसी कहती, रजनी के नाक नक्श बहुत सुंदर है, बस रंग दबा है। माँ कहती, जीजी इस कल्लो के लिए लड़का कहाँ मिलेगा? अरे पहले बड़ी तो हो जाने दे। मौसी मुझसे कहती, तू रेखा जैसी लगती है रजनी। मुझे याद है कि मेरे घर में मुझे रजनी कोई नहीं पुकारता था। मेरे अपने माँ पिताजी और बहन कलूटी कहते थे। घर में जो कुछ भी बनता पहले माता पिता बहन को मिलता, उसके बाद मुझे मिलता। धीरे धीरे मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना ही छोड़ दिया, कमरे में ले जाकर के खाना खाती। बचपन में मेरा तेरे सिवाय कोई दोस्त नहीं था। मैं तेरे साथ ही खेलती थी। फिर ताई जी ने पूरी बात सुनी ही नहीं और तमाचा जड़ दिया।
मैं बहुत रोई, मेरी वजह से मेरे दोस्त को मार पड़ी, फिर तुम लोग भी चले गए और हम लोग भी बाहर चले गए। बताते बताते उसकी आंखें गीली हो गई। उसने बताया तुम अपने घर चले गए, हम लोग भी कानपुर चले गए। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ती रही, दीदी सुंदर थी, उसकी शादी हो गई। अब मेरे भी रिश्ते की बात चलने लगी। 4-5 रिश्ते आए पर बात अटक जाती कि लड़की काली है। माँ कहती इस कलूटी को मेरी ही कोख से पैदा होना था, कल लो कहेंगी। बचपन से ताने सुनते सुनते मैं पागल हो गई थी। मैंने 2-3 बार अपनी जान देने की भी कोशिश की। एक बार नींद की 20 गोलियां एक साथ खा ली, पर मौत को भी मुझसे बैर था, वो नहीं आई। घर में पिटाई हुई, वो अलग से। जवाब देना कभी सीख नहीं पाई थी, पर एक फायदा हुआ इससे, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। पढ़ने में पता चला, जब मैंने पढ़ा और देखा तो पता चला आत्महत्या करना तो कायरता है। मैंने सोचा मैं कायर नहीं हूँ, मैं अच्छा हुआ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं, मैं तो अब पढ़ूंगी और योग्य बनूंगी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं कैसे पढ़ती। मैं यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में थी तो मेरी कक्षा में एक लड़का पढ़ता था जो कि टॉपर था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे प्रभावित हूँ, यदि आप चाहें तो हम कालांतर में विवाह भी कर सकते हैं। आप मेरे माता पिता से मिल लीजिए। वो लड़का यानी कि मेरे पति मेरे माता पिता से मिले। वो नौकरी पा चुके थे और सजाती थे। मेरे माता पिता को बैठे बिठाए संजीवनी मिल गई। उनकी कल्लों को कोई स्वयं मांग करके ले जा रहा था। मनीष, मैंने विवाह के बाद जाना कि घर में कोई मुझे रजनी नाम से पुकारने वाला है। मैं बहुत खुश हुई। हमारी शादी को 25 साल हो गए। हमारा बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, कभी कभार उसके पास जाती हूँ। मनीष, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने मर्फी बॉय से जिंदगी में जरूर मिलूं। और सारी तुझे उस दिन मेरी वजह से चाटा मिला था। मैं सोचता ही रह गया, समाज कितना आगे बढ़ गया है। फिर भी काला गोरा, अमीर गरीब, दलित उच्च में लोग उलझे हुए हैं। मेरा मन हुआ अभी उसके चरण छू लूं। उसने कितनी यातना अपने घर वालों की सही, फिर भी आगे बढ़ी। मेरी आंखें सजल हो गई। अरे मनीष, तू मिल गया बहुत है। आपकी दिल्ली आऊंगी तो अपने बेटे पति को तुझसे और तेरे परिवार से जरूर मिलाऊंगी। धन्यवाद मंजू लक्ष्मी मिश्रा जी। बॉडी